Thanks to the responder. लेकिन आफ्टर आपकी क्वेश्चन कोई अभी क्लियर हो नाम डॉक्टर जलीली है और मैं मुझे काम मास्टर में हूँ मेरा रिटन एग्जाम के साथ हुआ था और जो वाइवा था इसमें कोरोना का गैप ही था लेकिन अगर आगे काफी स्ट्रगल में किया रिटन एग्जाम तो फटाफट निकल गया लेकिन भी काफी कंस्ट्रक्टिव है कि कैसे अटेम्प्ट करना है वो लेकिन पहले तो हमारा रिटन एग्जाम है ना रिटन एग्जाम करेंगे इंशाल्लाह तो फिर बारी की बारी आएगी अच्छा मैं जो आज का डिस्कशन करूँगी वो मोर लाइक है कि मैं तो मुझे कॉन्फ्लिक्ट हमेशा वो लगते थे मैं चाहती हूँ कि आप सब सीख जाएं और ये गर्ड खत्म करें ये गर्ड में समथिंग ऐसा है कि बहुत ज़्यादा पैथोफिजियोलॉजी है और ये सब है तो एक ही दफ़ा सीखना है ताकि बार बार उसको मसला ना हो ठीक है तो गर्ड बढ़ते हैं और इसके जो रेफरेंसेस हैं वो WHO की गाइडेंस है 2017 की ASCE की भी गाइडेंस तो उनसे और ज़्यादा है जेंडर मुझे खुद बहुत पसंद है मैंने बहुत दफ़ा पढ़ी और आपके साथ जो डिक्शन है वो ऑसम बहुत अच्छा हर चीज़ है बट आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें इधर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती हर चीज़ उसमें मिलती है अच्छा अब आता है गर्ड सबसे पहले हम देखेंगे गर्ड क्या होता है और गर्ड क्या होता है GERD means gastroesophageal reflux and GERD means gastroesophageal reflux disease. GERD हमारे पास एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है ठीक है ये हर बंदे में हर हेल्दी पर्सन में होता है ठीक है तो मेरी प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है लेकिन जब ये डिजीज की शक्ल में इख्तियार कर देगा तो एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज होती है जिसमें हार्ट बर्न भी है रिगर्जिटेशन भी है डिस्पेक्टिक सिम्टम्स भी है वाटर रैश भी है बहुत सारे सिम्टम्स हैं ठीक है जब ये सब चीजें आ जाएंगी तो वो GERD हो जाएगा ठीक है वो नॉर्मल GERD नहीं रहेगा ठीक है इसकी प्रेवलेंस है बहुत ही वेरिएबल प्रेवलेंस है लेकिन प्रेवलेंस रेंज फ्रॉम 13 to 25% ये प्रेवलेंस कौन सी है वीकली प्रेवलेंस है मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ रेस में ये किस प्रकार की है ठीक है जिस तरह वेस्टर्न पॉपुलेशन में डिफरेंट है एशियन में डिफरेंट है लेकिन आप एवरेज याद रखें कि आपकी 13 to 25% आपकी एवरेज रेंज है वीकली सिम्टम्स की GERD रिस्पेक्टिव है रिस्पेक्टिव में आपके सबसे पहले डेमोग्राफिक रिस्पेक्टिव है उसमें सबसे पहले जेंडर में मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में होता है 40% मोर रेट है इनका फीमेल्स लेकिन जो कॉम्प्लिकेशंस है कॉम्प्लिकेशंस आर मोर इन मेल जेंडर एडवांसिंग एज और वाइट रेस में तो ये बन सकते हैं ठीक है तो जेंडर में क्या है फीमेल्स में लेकिन कॉम्प्लिकेशन किसमें मेल में ज्यादा है कॉम्प्लिकेशन जिसमें पैराडिसोफेगस है बाकी एडिनोकार्सिनोमा में सारे मेल में या वाइट रेस में है या जैसे आपकी एज बड़ी होती है तो उसमें आपकी कॉम्प्लिकेशन करती रहती है फिर आपके पास आ जाता है एनवायरमेंटल रिस्पेक्टर्स तो उसमें सबसे पहले वेस्टी में एक वाइज चलेंगे वेस्टी कौन सी वेस्टी सेंट्रल वेस्टी और जिसमें बीएमआई ज्यादा हो और इसमें क्या होता है इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि यहाँ पे कुछ साइटोकाइन्स हैं जो कि वहाँ पे विजिबल फैट रिलीज करती है वो कौन से होते हैं इंटेलिजेंट 6 होता है और टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा होता है वो क्या करते हैं वो मॉड्यूलेट करते हैं लो स्फिंक्टर को इसकी वजह से एलियस का प्रेशर लूजन अप होता है वो रिलैक्स होता है और पेशेंट को गर्ड ठीक है तो साइटोकाइन्स हैं जो कि विजिबल फैट सेल करते हैं और हमारे मॉड्यूलेट करते हैं लो स्फिंक्टर को इसकी पैथोलॉजी है दूसरी है डिक्रीजिंग प्रेवलेंस ऑफ एच पाइलोराई इन वेस्टर्न पॉपुलेशन इसकी सिंपल सी बात है देखिए जब एच पाइलोराई होगा ठीक है एटोपिक गैस्ट्राइटिस होगा हाइपोक्लोराइडिया होगा रिफ्लक्स नहीं होगा एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा सिंपल सी बात तो ये इस तरह इन्वर्सली चल रहा है ठीक है एच पाइलोराई है तो बड़ा अच्छा है आपको बैलेंस नहीं होगा हो गया GERD नहीं है एटलीस्ट GERD नहीं है एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा नॉन एसिड रिफ्लक्स फिर भी हो सकता है अगर पेशेंट का हाइपोनीमिया वगैरह है लेकिन एटलीस्ट अगर आपको एच पाइलोराई है तो आपको एटोपिक की गलत बात है असल में लेकिन फिर भी
एक पर होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन से कम आपको गर्ड नहीं हो रहा और क्या नहीं हो रहा, डायरेक्ट नहीं हो रहा, यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन है, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन आपको दिया था उसमें भी यही बताया गया था कि एक्सटर्नलाइजेशन का नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अच्छा, दूसरी तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है कि सर्टेन पोस्चर्स हैं, आपका बेंडिंग पोस्चर है, पोस्चर पोस्चर है, स्विमिंग है, राइटिंग, ये सारी क्या करती हैं, आपको गर्ड की तरफ लेके जाती हैं। फिर आते हैं कुछ फूड एंड ड्रिंक्स हैं, उसमें हाई फैट है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, कॉफी कंजम्पशन है, कॉफी कंजम्पशन बेसिकली कॉफी खराब नहीं होती, इसमें जो कैफीन होती है वो जो है ना इसको मॉड्यूलेट करती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा है टोबैको यूज है, इसके बाद अल्कोहल है, अल्कोहल बहुत वीक एसोसिएशन है लेकिन स्टिल है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक मैकेनिज्म है, जेनेटिक मैकेनिज्म में क्या है कि हमारे पास कुछ स्मूथ मसल डिसऑर्डर्स हैं जो कि हाइड्रोजन के एलवीएस के प्रेशर को, जो बेसल प्रेशर है उसको लूजन अप करवा देते हैं, तो जेनेटिक मैकेनिज्म भी इसमें है। इसके अलावा और कौन कौन से हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं जो कि एलवीएस को ज़्यादा करते हैं या एलवीएस को कम करते हैं। तो एलवीएस को जो ज़्यादा करते हैं वो कौन कौन से हैं, जो हमारे पास गैस्ट्रिन है, ठीक है, गैस्ट्रिन है, इसके अलावा हमारे पास सेप्टन सी है, इसके अलावा मोटिलिन है, लेकिन वो फैक्टर्स जो इसको लूजन अप कर देते हैं वो कौन कौन से, सोमैटोस्टैटिन है, सीसीके है, ठीक है, ये इसको लूजन अप करते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे ड्रग्स हैं जिसमें आपके क्वेश्चन में बताया गया था कि जिसमें अमलॉडिपिन ले रहा है, ठीक है, अमलॉडिपिन में से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वो जब लेते हैं तो वो एलवीएस को मॉड्यूलेट करते हैं, उसके प्रेशर को रिलैक्स, उसके प्रेशर को कम करते हैं, वो रिलैक्स कर देते हैं, ठीक है। ये ऑपोजिट है एक्लेजिया में, एक्लेजिया में हमने लोअर एक्सक्रीटिव स्फिंक्टर को रिलैक्स करना है, तभी हम कैल्शियम चैनल ब्लॉक करते हैं। गर्ड में ऑपोजिट है, तो अगर आप रिलैक्स करते हैं तो आपको गर्ड की सिम्टम्स होंगे, तो ये भी आपका क्वेश्चन में ही आपका स्क्रीन हो जाता है। जिसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, इसके अलावा आपके पास डायजेपाम है, इसके अलावा आपके पास मॉर्फिन है, पैथिडीन है, ये सारी के सारी ऐसे ड्रग्स हैं जो कि आपके लोअर एक्सक्रीटिव स्फिंक्टर को लूजन अप करते हैं, इनको रिलैक्स करते हैं। इसके ऑपोजिट वो कौन सी ड्रग्स हैं जो कि लोअर एक्सक्रीटिव स्फिंक्टर की अच्छी है, यानी कि उसको स्ट्रेंथन अप करती है, वो कौन से होंगे, वो बैक्लोफेन है, सारे के सारे एंटासिड्स हैं, वो डोमपेरिडोन है, मेटाफोर्माइन है, ये सारे के सारे ऐसे हैं जो कि लोअर एक्सक्रीटिव स्फिंक्टर को एनहांस करते हैं, स्ट्रेंथन अप करते डॉक्टर जवेरिया, हैं, आपकी ठीक वॉइस क्लियर नहीं है। डॉक्टर जवेरिया, वॉइस क्लियर नहीं है आपकी, प्लीज जरा वॉइस को देख लें, क्यों क्लियर नहीं है। है। सर अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, अब ठीक है, चलिए। अब आती है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्योंकि किताब में बहुत बड़ी लिखी है, इसको अभी समझ रहे हैं, थोड़े से पॉइंट्स हैं, समझ आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पैथोजेनेसिस में है कि आपका इम्बैलेंस है बिटवीन डिफेंसिव फैक्टर्स और एग्रेसिव फैक्टर्स, ठीक है। तो डिफेंसिव फैक्टर्स हमारे कौन से होते हैं, जो हमारे पास क्रिएट करते हैं एंटी रिफ्लक्स बैरियर। उसमें तीन टायर्स हैं, तीन टायर्स ऑफ डिफेंस। फर्स्ट टायर इज एनाटॉमिकल डिफेंस, दूसरा है इसोटिबियल क्लियरेंस, तीसरा टिश्यू रेजिस्टेंस है, वो आगे बता दें। सबसे पहले है कि टिश्यू सॉरी एंटी रिफ्लक्स जो बैरियर है, सबसे पहले एनाटॉमिकल बैरियर। एनाटॉमिकल बैरियर में सबसे पहले क्या है कि एलियस इटसेल्फ, जो हमारा इंट्रिंसिक एलियस है। एलियस कहाँ पे होता है, एलियस हमारे स्क्वायरमेट कोलनर जंक्शन होता है, उसके 2 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल भी होता है और 2 सेंटीमीटर डिस्टल भी होता है। जो डिस्टल होता है वो इंट्राअब्डोमिनल पार्ट में होता है, ठीक है। वो इटसेल्फ एक स्ट्रेंथन पार्ट करता है कि वो इंट्राअब्डोमिनल लोकेशन की वजह से भी आपको स्ट्रेंथन अप हो रहा होता है आपका एलियस, ठीक है। दूसरी बात है कि डायफ्राग्मेटिक फ्लूरा, डायफ्राग्मेटिक फ्लूरा क्या होता है, राइट क्रस्ट होता है, ठीक है, बेसिकली हाइटिस का, वो आपको स्ट्रेंथन अप कर रहा होता है एलियस, ठीक है, ये अलग बात होगी। फिर होता है फ्रेनिको-ईसीविजियल लिगामेंट। फ्रेनिको-ईसीविजियल लिगामेंट क्या होता है, ये भी एक स्लिंग लाइक एक फाइबर्स होते हैं जो कि फर्दर एनहांस करते हैं लोअर ईसीविजियल स्फिंक्टर। अगर ये रप्चर हो जाए, खराब हो जाए, तो उसकी वजह से भी आपका लोअर ईसीविजियल स्फिंक्टर खराब हो जाता है, ठीक है, या फाइब्रोज हो जाए, ठीक है। तीसरी बात आती है एक्यूट एंगल ऑफ हिस। एक्यूट एंगल ऑफ हिस क्या होता है, ये क्या होता है, ये देखिए एसोफेगस है, एसोफेगस तो एक ओब्लिक सा एक एंगल बनाता होता है ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक के साथ, ठीक है, ये क्या होता है एंगल ऑफ हिस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि नॉर्मल हमारी जो फास्टिंग पीएच होती है वो कितनी होती है, तकरीबन 2 तक होती है। जैसे ही हम मील लेते हैं हमारी पीएच बढ़ जाती है, ठीक है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। ट्विस्ट ये है कि आपका जो एंगल ऑफ हिस है उसकी पीएच कम ही रहती है। वो क्यों, क्योंकि जो मील्स हैं वो वहां तक पहुंचते नहीं है, वो बफर ही नहीं होते, ठीक है। तो वो एक पॉकेट जो बन जाती है, एसिडिक पॉकेट जो बन जाती है, वो हमेशा जब
खाना खाते हैं, अच्छा एक इंसान ने खाना खाया तो बेसिक तो मैकेनिज्म ये है ना कि जिसने खाना खाया तब अल्कलाइन सोल्यूशन था तो अब एसिड रिफ्लक्स नहीं होना चाहिए ना, बात तो ये है ना, लॉजिकल बात है, लेकिन फिर भी पेशेंट को एसिड रिफ्लक्स होता है क्योंकि पेशेंट का ये एंडोफिस में एसिड है, ठीक है, और अगर उसके साथ हाइड्रोहर्निया भी है तो वही एसिड रिफ्लक्स पेशेंट को होता है और पेशेंट को बर्निंग होता है, ठीक है। तो बेसिक बात है कि ये जो चीज़ है ये बफर नहीं हो रही, इसकी पीएच कमी होती है, एसिडिक पॉकेट होती है, क्योंकि जब पेशेंट रिफ्लक्स करता है हाइड्रोहर्निया की वजह से या लो इसोफेगस का लूजन अप होता है, उसकी वजह से रिफ्लक्स करता है और पेशेंट को हार्ट बर्न होता है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से समझ आ गई है। तो ये हमारे पास एनाटॉमिकल बैरियर्स है, ठीक है। अच्छा, एनाटॉमिकल बैरियर्स में हमारे पास 3 पॉइंट्स और है, उसमें क्या है, ये जब अभी पिक्चर डिस्प्ले हो रही है उसमें क्या है कि परसेंटेज ऑफ रिफ्लक्स एपिसोड्स हैं कंट्रोल में, नॉन एरोसिक GERD में, माइल्ड इसोफेजाइटिस में और सिवियर इसोफेजाइटिस। अब ये तस्वीर लगाने का क्या मकसद है, क्योंकि मुझे बताना है कि इसमें ट्रांजिएंट लोअर इसोफेजियल रिलैक्सेशन क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को बाद में हमें ट्रीट करना है, ठीक है। तो ट्रांजिएंट लोअर इसोफेजियल रिलैक्सेशन क्या होते हैं, इसके 3 पॉइंट्स हैं और तीनों आपकी कंपेयर एंड कंट्रास्ट करने हैं स्वॉलो इंड्यूस्ड रिलैक्सेशन। तो ट्रांजिएंट लोअर इसोफेजियल रिलैक्सेशन क्या होती है, ये वो रिलैक्सेशन होती है जिनमें पेरिस्टाल्सिस नहीं होती, पेशेंट ने स्वॉलो नहीं किया होता, कोई पेरिस्टाल्सिस नहीं होती, लेकिन इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 10 सेकंड से ज्यादा होती है। तीसरी बात ये होती है कि इसका जो प्लूरल डायफ्राम होता है वो इनहिबिट हो रहा है। स्वॉलो रिफ्लेक्स में सारा कुछ ऑपोजिट है, उसमें पेशेंट स्वॉलो करते हैं, पेरिस्टाल्सिस जनरेट करते हैं, फिर आपके पास होता है कि ड्यूरेशन होती है वो लेस देन 10 सेकंड होती है। तीसरी बात होती है कि प्लूरल डायफ्राम होता है वो इनहिबिट नहीं हो रहा होता। अब प्लूरल डायफ्राम कैसे इनहिबिट होता है, उसमें ये होता है कि जो ट्रांजिएंट लोअर रिलैक्सेशन है उसमें क्या होता है कि आपका जो प्रॉक्सिमल स्टमक है, ठीक है, वो डिस्टेंड होता है बिकॉज ऑफ फूड या गैस, इसकी वजह से मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं लोअर इंसुलिन सेंटर में, वो सारे जनरेट होते हैं, वो सारे एफिन फाइबर्स को देते हैं सिग्नल, जैसे वॉगस नर्व में, वॉगस नर्व क्या इवेंचुअली करती है, वो ईफिन फाइबर से दोबारा लोअर इंसुलिन सेंटर पे एक्ट करते हैं और उसको कमांड ये देते हैं कि आपके लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं, ठीक है। जो अच्छा, अब इसमें बात है कि सॉफ्ट मसल्स होते हैं और एक होते हैं सर्कुलर, जब सर्कुलर टाइट होंगे तो क्या होते हैं, नहीं कंट्रैक्शन होंगी तो इसोफेजियल स्फिंक्टर टाइटन हो जाएगा, लेकिन जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कंट्रैक्ट करेंगे तो वो रिलैक्स होगा, ठीक है। तो ट्रांजिएंट लोअर इसोफेजियल रिलैक्सेशन में क्या हो जाता है कि जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं वो क्या कमांड करते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करें ताकि स्फिंक्टर खुल जाए, ठीक है। लेकिन ये और इसी के साथ इसका क्रूरल जो डायफ्राम होता है वो भी लिमिट हो जाता है, लेकिन ये सब चीजें स्वॉलर न्यूज में नहीं होती, ठीक है। जो नॉर्मल स्वॉलो न्यूज में इसके सारा कुछ ऑपोजिट होता है, लेकिन जो इम्पेयर्ड स्वॉलो इफेक्ट होता है उसमें कहानी में दूसरी आ जाता है कि उसमें पेशेंट की पेरिस्टाल्सिस भी इफेक्टेड होती है या लोअर इसोफेजियल का कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब जो चूरा होता है, चूरा नॉर्मली कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट करता है, नॉर्मली 5 to 10 mm of Ag कंट्रीब्यूट, नॉर्मल लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का प्रेशर कितना होता है, 10 to 30 होता है mm of Ag, अगर इससे कम होगा स्पेशली 5 से कम होगा तो लोअर इसोफेजियल बिल्कुल रिलैक्स पड़ा होगा, बिल्कुल पैचुलस सा आपका नजर आ रहा होगा तेजी का, ठीक है। तो कहाँ में थी? हाँ, क्रूरा पे थी। तो क्रूरा क्या होता है, नॉर्मली आपको 5 to 10 mm Kg प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, लेकिन जब एक्सेसिव स्ट्रेनिंग होती है, स्ट्रेसिंग होती है, ठीक है, या वाल्साल्वा मैन्यूवर कर रहे होते हैं तो 50 to 150 mm of Kg भी बढ़ा सकता है, ठीक है। तो क्रूरा की ये इन सब में अगर कोई डिफेक्ट है, फाइब्रोसिस है, कुछ भी है, आपका लोअर से रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ है एनाटॉमिकल स्ट्रेंथनिंग या फैक्टर्स, कभी ये डिस्टर्ब होंगे तो आपका लोअर से रिलैक्स हो जाता है। अब ये है हाइड्रोहर्निया, हाइड्रोहर्निया जब भी होता है आपको GERD के सिम्टम्स होते हैं, वो क्यों होते हैं, देखिए ये आज वो कि मेरा कर्सर नजर आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये ट्रेनिको इंसुफिशिएंट लिगामेंट है, ठीक है। जब ये डिस्टर्ब होगा, ठीक है,
और यहाँ पे आप याद रखें कि यही हाइटस है ना, यहाँ ही हाइटस है, ये वाला हाइटस है और ये स्पेनिक लिगामेंट है। आवाज आ रही है? अच्छा, ये है कि ये आपका हाइटस है, ठीक है, और ये आपका स्पेनिक लिगामेंट है। इसकी किसी वजह से भी डिस्ट्रक्शन है, फाइब्रोसिस है, कुछ भी है, से वो हर्निएट करके ऊपर आ जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से आपका एक तो इंट्रा एब्डोमिनल पोर्शन ऑफ एलियस था, उसका एक फैक्टर था, वो खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा एक है जो आपका डायफ्राम है, आपको इतना पूरा जो है इतना ऑगमेंट नहीं कर सकता लोअर सुपीरियर फिल्टर, ठीक है। तीसरी बात क्या आ जाती है कि लॉस ऑफ डायफ्रागमेटिक सपोर्ट होगी। तीसरी या चौथी बात करें कि वीकेंड एंड शॉर्टन एलियस हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका हर्निया मजीद कंट्रीब्यूट करता है गर्ड के सिम्टम्स, ठीक है। और यहीं पे फिर आपको क्या हो जाता है कि एक एसिड पॉकेट बन जाती है, साथ आपका हर्निया है और आपको रिफ्लक्स के सिम्टम्स, ठीक है। तो हर्निया को ट्रीट करना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, सेकंड टाइप क्या होता है, उसमें है इसोफेजिक एसिड क्लियरेंस, ठीक है। वो हम कैसे करते हैं, एक होता है वॉल्यूम क्लियरेंस। वॉल्यूम क्लियरेंस होती है, पेरिस्टाल्सिस होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, हमारे पास पेरिस्टाल्सिस होती है जो कि वॉल्यूम क्लियरेंस कहती है। उसमें सेकंड पॉइंट है कि सिलिवरी एंड इसोफेजियल ग्लैंड स्क्रीनिंग की क्यों जरूरत होती है, कि जैसे ही थोड़ा बहुत ट्रांजिएंट इसोफेजियल थोड़ा बहुत एसिड रिफ्लक्स होता है, वो नॉर्मली हमें फील क्यों नहीं होता, क्योंकि सिलिवरी और जो इसोफेजियल ग्लैंड सिक्रीशंस है उनमें सारी की सारी अल्कलाइन सॉल्यूशन ये है, ठीक है, जिसकी वजह से एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है, हमें फील नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड डिफेंस मैकेनिज्म, ये डिस्टर्ब होगा फिर भी खराब। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो गर्ड वाले सिम्टम, गर्ड वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें हाइपर सेलिब्रेशन होती है, ठीक है, वाटर ब्रैश हो रहा था, वो क्यों हो रहा था, इस वजह से हो रहा था कि एसिड रिफ्लक्स ज्यादा है, आपको सिग्नल्स मिले यहाँ पे सिलिवरी ग्लैंड्स में कि ज्यादा प्रोड्यूस करें क्योंकि उसको न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है। अच्छा, थर्ड टायर है एंटी बैरियर का टिश्यू रेजिस्टेंस। टिश्यू जो रेजिस्टेंस है वो तीन किस्म की होती है, एक होता है प्री एपिथेलियल, एक है एपिथेलियल और एक है पोस्ट एपिथेलियल। प्री एपिथेलियल में हमारा नेचुरली जो है एसोफेगस में म्यूकस नहीं होता, उसमें म्यूसिन होता है और साथ प्रोस्टाग्लैंडिन कुछ होते हैं, जिसके प्री एपिथेलियल डिफेंस करते हैं। सेकंड है टिश्यू इटसेल्फ, एपिथेलियल टिश्यू है वो इटसेल्फ रेजिस्ट करता है एसिड। थर्ड है पोस्ट एपिथेलियल डिफेंस। पोस्ट एपिथेलियल डिफेंस में क्या है, हमारा इतना अच्छा ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई क्या करती है, ऑक्सीजन देती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, एसिड बेस बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट कर देती है, ठीक है। तो ये हमारी तीन डिफेंस मैकेनिज्म, इनमें से कोई भी डिस्टर्ब होगा, आपका लोअर ईसीजी सेंटर के डिफेंस मैकेनिज्म खराब और आपको ब्लड के स्टार्ट। अब है एग्रेसिव फैक्टर्स। एग्रेसिव फैक्टर्स में क्या है, आई होप मैं बहुत डीप नहीं जा रही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये समझ आ जाए। गैस्ट्रिक फैक्टर्स में हमारे पास क्या है कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस होती हैं। गैस्ट्रिक एसिड क्या है, एक तो एसिड है, दूसरा पेप्सिन है। एसिड जो है वो प्रोटीन को डीनेचर करता है, लेकिन जो पेप्सिन है वो मोर डेंजरस है, वो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ग्लूकोजल इरेगुलरिटी और जो हेमरेज है वो क्रिएट करता है। अदरवाइज एसिड से प्रोटीन डीनेचर करा होता है, ठीक है, लेकिन अगर आपके साथ पेप्सिन भी है तो तबाही प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद है कि रोल ऑफ एचपी इन्फेक्शन। रोल ऑफ एचपी इन्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सिंपल सी बात है जो कि याद रखनी चाहिए। कॉर्पस प्रीडोमिनेंट और एक होता है एम्पल प्रीडोमिनेंट। जब भी कॉर्पस प्रीडोमिनेंट है यानी कि सब बॉडी पे डिफ्यूज एचपी इन्फेक्शन है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि हम एचपी इन्फेक्शन को एराडिकेट कर देते हैं, पेशेंट को गर्ड होना शुरू हो जाता है। वो क्यों होना शुरू हो जाता है, तो इस वजह से होना शुरू हो जाता है कि पहले गर्ड की वजह से ग्लूकोजा एट्रोफी था, सॉरी एचपी की वजह से गैस्ट्रिक ग्लूकोजा एट्रोफी था, एचपी एराडिकेट हो गया, ग्लूकोजा रीजनरेट हुआ, उसे दोबारा एसिड बनाना शुरू हो गया और पेशेंट को रिफ्लक्स के सिम्टम्स शुरू हो गए। ऐसे आपने बहुत सारे देखे होंगे जो एशियन पॉपुलेशन है, उनमें क्या होता है कि कॉर्पस प्रीडोमिनेंट एचपी इन्फेक्शन होता है। हम एचपी इन्फेक्शन को ट्रीट भी कर लेते हैं, पेशेंट फिर भी कहता है कि मुझे गर्ड के सिम्टम्स नहीं थी, तो इस वजह से क्योंकि अब इसका जो फराम होता था एक होता है, अब वो हेल्दी हो चुके हैं, अब वो प्रॉपर एसिड बना रहे हैं और बिकॉज ऑफ और सिम्टम और वजह यानी कि लो इंटर का प्रॉब्लम है या जो कुछ भी है, उसकी वजह से पेशेंट को वो वाला एसिड रिफ्लक्स हो, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है कि एंट्रल प्रीडोमिनेंट। एंट्रल प्रीडोमिनेंट वाले पेशेंट ज्यादा अच्छे रहते हैं क्योंकि जैसे आप एराडिकेट करते हैं
गैस्ट्रिक लेवल भी कम हो जाते हैं, एसिड लेवल भी कम हो जाता है, पेशेंट सिग्निफिकेंटली ठीक हो जाता है। और ये हम अपनी प्रैक्टिस में बहुत देखते भी हैं कि एंड्रल प्रीडोमिनेंट वाले पेशेंट बड़े अच्छे रहते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं इराडिकेशन के बाद, क्योंकि अब उनका एसिड भी ठीक हो जाता है। लेकिन जो कॉर्पस प्रीडोमिनेंट है उसमें यूरिक एसिड प्रेजेंट। अच्छा, अब तीसरी पॉइंट है ड्यूरिनो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स। उसमें क्या होता है कि ड्यूरिनो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स का मतलब कि बाइल रिफ्लक्स होता है, ठीक है। बाइल इटसेल्फ बहुत डेंजरस है, ठीक है। बाइल प्लस एसिड दोनों मिलते हैं और दोनों ही रिफ्लक्स करते हैं और एपिथेलियल डैमेज करते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिनो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स भी बहुत डैमेजिंग है। इसमें फोर्थ पॉइंट है कि आपका डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग है, वो किसी वजह से भी है, गैस्ट्रोपेरेसिस की वजह से है, जैसे भी है, इंट्रा गैस्ट्रिक प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, सारा कुछ प्रेशर ऊपर की तरफ आता है और सारा रिफ्लक्स हो जाता है। अच्छा, अब एक नई एक पॉइंट है इसके मैकेनिज्म में, वो ये है कि इंटरल्यूकिन 8 और इंटरल्यूकिन 1 बीटा है, वो माइग्रेशन कराते हैं टी सेल्स एंड न्यूट्रोफिल्स की, जिसकी वजह से इजिली इंजरी होती है। ये एक नया मैकेनिज्म था, शायद याद करने के लिए या सिर्फ देखने के लिए। अच्छा, अब GERD के सिम्टम्स कुछ टिपिकल होते हैं और कुछ एटिपिकल होते हैं। आपको टिपिकल भी आने चाहिए, एटिपिकल भी आने चाहिए, ठीक है। जिस तरह हमारे क्वेश्चन भी मैं इसमें फाइंड अप करूंगी। अच्छा, टिपिकल में क्या है, आपका हार्डबर्न है, डे टाइम पे भी हो सकता है, नाइट टाइम पे भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन है, वाटर ब्रैश है, यानी कि हाइपरसेलिब्रेशन। एटिपिकल में क्या है, नॉजिया, वॉमिटिंग, बेल्चिंग है। अच्छा, बेल्चिंग बता सकते हैं कि बेल्चिंग का मैकेनिज्म मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ट्रांजिएंट लो इसोफेजियल रिलैक्सेशन की वजह से आपको बेल्चिंग होती है, ठीक है। ये इसका नॉर्मल मैकेनिज्म। अच्छा, एटिपिकल फीचर्स में आ जाते हैं स्लो डाइजेशन, अर्ली साइटी है, एपिक्सिस पेन, फ्लोटिंग, चेस्ट पेन, रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स हैं, जिसमें कॉफ है, वीट है, नॉक्टर्नल, पेशेंट को कॉफ होती है, ईएनटी सिम्पटम्स है, होर्सनेस है, फ्रिंजियल पेन है, ग्लोबस है, अर्ली अवेकनिंग है, नॉक्टर्नल अवेकनिंग है, नाइटमेयर्स हैं, ये सारे एटिपिकल फीचर्स हैं। तो पेशेंट एटिपिकल फीचर्स की वजह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ आते हैं अलार्म फीचर्स। अलार्म फीचर्स क्या है, आपके पास ज्यादा ब्लीड है, एनीमिया है, वेट लॉस एटलीस्ट 5 kg से ज्यादा हो, लिम्फेडिनोपैथी हो, एपिगैस्ट्रिक मास हो, न्यू ऑनसेट सिम्टम्स हो आफ्टर एज 50, जिस तरह के एक्सप्रेशन में था, फैमिली हिस्ट्री ऑफ इसोफेजियल सीए है, डिस्फोनिया है, परसिस्टेंट कॉफ है, डिस्फेजिया है, ओडाइनोपेजिया है। ये सारे के सारे आपके अलार्म फीचर्स हैं। इनमें से कोई भी होगा तो आपने एग्रेसिव अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिगेशन ट्राई करनी है ताकि पेशेंट को प्रॉपर डायग्नोज कर सकें। अब आती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो है हम एंडोस्कोपिकली करते हैं, उसमें देखते हैं कि एरोसिव है, नॉन एरोसिव है। अगर तो आपको म्यूकोजल स्ट्रीक मिल रही है तो वो एरोसिव है, नहीं मिल रही जी नाम। अच्छा, अब है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या है, इसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, एसोफेजाइटिस आ सकता है, अपर जीआई प्रेगनेंसी है, पेप्टिक अल्सर डिजीज है, फंक्शनल हार्ट है, एक्लीजिया कार्डियो। फिर एसोसिएटेड कंडीशन जो GERD के साथ बहुत ज्यादा कॉमन है, वो है प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा कॉमन है। सेकेंडली स्क्लेरोडर्मा। स्क्लेरोडर्मा में लो इसोफेजियल सारा फाइब्रोज है, उसकी वजह से आपको GERD होती है। फिर ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है, पोस्ट हेलर्स मायोटनी पेशेंट को बहुत ज्यादा GERD होती है। पोस्ट पॉइंट आपको बहुत मोस्ट सिग्निफिकेंट इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि पोस्ट पॉइंट पेशेंट को GERD के सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि हमने मायोटनी की होती है डेफिनेटली। तीसरी बात है कि अगर लॉन्ग स्टैंडिंग एंजिन हो उसके बाद भी पेशेंट को GERD के सिम्टम्स होते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या है, कॉम्प्लिकेशन में इसोफेजियल अल्सरेशन है, पेप्टिक अल्सरेशन है। परसेंटेज याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो एक रफ एस्टिमेट बता दें। बैरेट एसोफेगस है, हेमरेज है, पर्फोरेशन है, एडिनोकार्सिनोमा है। अच्छा, बैरेट एसोफेगस क्या है, वो एलिक क्लास के साथ चले हम कर लेते हैं, GERD के साथ कितना परसेंटेज बैरेट एसोसिएटेड होता है, एलिक क्लास पढ़ते हैं तो उसके साथ। अच्छा, अब ये है कि हाउ वी विल डायग्नोज, ठीक है। इसमें एक है क्लिनिकल डायग्नोसिस, एक है एम्पिरिकल डायग्नोसिस, एक है एंडोस्कोपिक बायोप्सी, इसोफेजियल रिफ्लक्स टेस्टिंग, और उसके बाद एक बेरियम इसोफेगोग्राम है और एक मैनोमेट्री। सबसे पहले क्लिनिकल। क्लिनिकल में आप कैसे डायग्नोज करते हैं कि क्लिनिकल हमारे पास डेफिनेशन ऑफ GERD कब होती है, जब आपके पास सिम्टम्स हो और वो एटलीस्ट 2 days पर वीक से ज्यादा हो, तो आप क्लिनिकल पेशेंट को डायग्नोज करते हैं कि GERD है पेशेंट, ठीक है। ये आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस हो गया। फिर आपका होता है एम्पिरिकल।
एम्पिरिकल में क्या होता है कि आप पेशेंट को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देते हैं पीसीआर फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स, ठीक है। पेशेंट के सिम्टम्स अगर 50% या 50% से ज़्यादा ठीक हो जाते हैं, इसका मतलब है कि ये एम्पिरिकली डायग्नोज हो रहा है कि GERD जैसे कि आप पीसीआर विड्रॉ करते हैं, पेशेंट को रिलैप्स सिम्टम्स हो जाते हैं, तो इस तरह आप एम्पिरिकली डायग्नोज कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका एंडोस्कोपी एंड बायोप्सी। ये मेरे ख्याल से आगे चल के एंडोस्कोपी पढ़ लेते हैं, ठीक है। एंडोस्कोपी में क्या है कि आप एंडोस्कोपी में एक एलडी क्लास है, लॉस एंजलिस है, दूसरा है सेवरी मिलर क्लासिफिकेशन। हम यहाँ पे एलडी क्लास करते हैं, सेवरी मिलर ही आनी चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं अच्छे एग्जामिनर को सेवरी मिलर ही आती है, ठीक है। तो एलडी क्लास में क्या है, हमारे पास 4 है, ए बी सी और डी। सारे मिनट आएंगे नहीं होगा 5 मिनट में। डॉक्टर जवेरिया, ये किसकी खराटों की आवाज आ रही है? मेहरबानी करके इसको रुकवाएं। ये कौन सोया की आवाज बीच में डिस्टर्ब कर रही है? सर मुझे नहीं पता कि मैं किसी को लोरी सुना रही हूँ और सो रहे हैं, मुझे नहीं पता। नहीं नहीं, ये किसी की आवाज आ रही है, खराटों की बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट करी है। जरा इसको मेहरबानी करके कहें कि ये जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन हैं वो माइक्स बंद कर दें, बीच में से आवाजें आ जाती हैं। ओके, ठीक है, माइक्स बंद कर लें, अपने स्पीकर्स ऑन रखें। चलिए, थैंक यू एलए थैंक यू। एलए क्लास में ए बी सी और डी है, ठीक है। एलए क्लास ए में क्या होता है कि आपके पास म्यूकोसल ब्रेक होती है, बट दैट इज लेस देन 5 मिनट, ठीक है। एलए क्लास बी में क्या होता है कि आपके पास म्यूकोसल ब्रेक्स होती हैं, लेकिन वो ग्रेटर देन 5 mm की होती हैं, उनके जो टॉप्स हैं आपस में मीट नहीं कर रहे होते। ये सेकंड जो है ये है वो, इसमें 2 म्यूकोसल ब्रेक्स हैं, 5 mm से ज्यादा है, लेकिन वो आपस में उनके टॉप्स मीट नहीं कर रहे। फिर आ जाती है थर्ड, ठीक है, जो सीजन कहते हैं। उसमें ये होता है कि आपके पास जो म्यूकोसल ब्रेक्स होते हैं वो एटलीस्ट ऊपर उनके टॉप आपस में मिल रहे होते हैं, बट इट इज नॉट सर्कमफ्रेंशियल, ठीक है। और जब एल 4 या डी होता है, उसमें क्या होता है कि आपके पास सर्कमफ्रेंशियल सारी की सारी अल्सरेशन होते हैं, उनके टॉप सब मीट कर रहे होते हैं, लेकिन वो सर्कमफ्रेंशियल मीट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब आती है सेवरी मिलर। सेवरी मिलर में हमारे पास 5 ग्रेडिंग होती है, उसमें पहले 3 तो मोर और लेस जैसे ही होती है जैसे एलए क्लास है, लेकिन जो फोर्थ होती है उसमें क्या होता है कि उसमें कॉम्प्लिकेशंस उन्होंने एंटर करती हैं। लाइक अगर पेशेंट को स्ट्रिक्चर है, ठीक है, ठीक है, या अल्सर्स हैं। फिर एलिगेट 5 होता है, एलिगेट 5 एलिगेट कह रही हूँ सेवरी सेवरी मिलर एंडोस्कोपिक ग्रेडिंग सिस्टम में जो 5 ग्रेड है, उसका मतलब ये है कि आप पेशेंट को बैलेट सॉकेट होते हैं, ठीक है। बाकी मोरलेस सेम है। हम जिनके एंडी क्लास ज्यादा होते हैं तो सेवरी मिलर बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, हिस्टोपैथोलॉजिकली आप कैसे देखते हैं? आपने इसमें क्या नजर आ रहा है? इसमें होता है कि आपको बेसल सेल हाइपरप्लेजिया नजर आता है, ये सारा का सारा एपिथेलियम है, ठीक है, लेकिन इसका बेसल सेल हाइपरप्लेजिया, अगर बेसल सेल हाइपरप्लेजिया 15% से ज्यादा है, आपके GERD का एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फुलफिल है हिस्टोपैथोलॉजिकली। दूसरा ये देखें कि इसमें ये आपके पास ये नजर आ रही है पेपला है, ठीक है, इसको रेटिपेक्स भी कहते हैं। अगर ये 50% से ज्यादा एपिथेलियल थिकनेस में होंगे, दूसरा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आपका हिस्टोपैथोलॉजिकली प्रूवन होता है अलॉन्ग विद इंफ्लेमेटरी सेल्स। तो आपके पास हिस्टोपैथ में 2 चीजें हैं, एक है कि बेसल सेल हाइपरप्लेजिया जो कि 15% से ज्यादा हो, दूसरा ये कि आपका रेटिपेक्स हो जो कि 50% थिकनेस से ज्यादा हो, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं GERD के, ठीक है। GERD के लिए आप ज्यादा करते हैं, इसमें ईओसिनोफिल भी होता है, लेकिन ईओसिनोफिलिक एसोफेजाइटिस के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन पहले न्यूज में आपको अल्सर मिलेगा या और इंफर्मेटिव मार्कर ज्यादा मिलेंगे, उसमें तो ये नहीं होता, वो एक्यूट होता है। GERD तो क्रॉनिक चल रहा होता है। ये नहीं होता है, ठीक है, वो तो एक्यूट के फीचर्स और होंगे, ये क्रॉनिक में आएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ये हमारे एग्जाम में टॉपिक्स में भी आई हुई थी इस तरह के पिक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों है, ये क्या है, ये इसोफेजियल रिफ्लेक्स टेस्टिंग है, ठीक है। इसोफेजियल रिफ्लेक्स टेस्टिंग हम पहले सुनने के कैसे करते हैं। इसोफेजियल रिफ्लेक्स टेस्टिंग हम 2 तरीकों से करते हैं, एक है कि पीएच टेस्टिंग करते हैं, दूसरा है कि इम्पीडेंस विद पीएच। अब
पीएच टेस्टिंग, एम्बुलेटरी पीएच टेस्टिंग है वो हम कैसे करते हैं। ये पिक्चर्स देखें, ये पहली वाली पिक्चर है, ये क्या है, ये ब्रावो कैप्सूल है, ठीक है। ये क्या है, वायरलेस कैप्सूल होता है जो कि हम एक विद डिलीवरी सिस्टम होता है एक साथ, वो हम डिलीवरी सिस्टम करके उससे अंदर लेके जाते हैं और डिस्टल एसोफेगस में जाके वो नीडल के जरिए पियर्स हो जाते हैं। फायदा ये होता है कि हम 48 आवर्स तक हम पीएच मॉनिटरिंग आराम से पेशेंट की कर सकते हैं। इसके साथ एक बैटरी होती है जो रिकॉर्ड कर रही होती है कि पेशेंट के इवेंट्स, पेशेंट को एक साथ चार्ट भी होता है कि पेशेंट अपने इवेंट्स रिकॉर्ड करता रहता है कि वो कब सुपाइन में था, कब खड़ा था, कब उसको रिफ्लक्स हुआ या कब उसको सिम्टम्स आए, तो सारा रिकॉर्ड करा था। फिर इस तरह हमें रिकॉर्ड सारी फीचर्स पता चल रहा है। जो दूसरा है, ये जो दूसरी पिक्चर है, ये क्या है, ये कैथेटर बेस है, ठीक है। इसमें कैथेटर बेस थोड़ा ट्रबलसम होता है पेशेंट के लिए, क्योंकि आपने वाया नोज आप एक कैथेटर बेस करते हैं डिस्टल एसोफेगस में, ठीक है। और उससे पहले आपने मैनोमेट्री करनी होती है। मैनोमेट्री से आप पहले देखते हैं कि एलियस का एग्जैक्ट लेवल कहाँ है, उसके 5 सेंटीमीटर ऊपर इसकी टिप होनी चाहिए और 24 आवर्स के लिए आपने पेशेंट को ये लगाना होता है, ठीक है, ताकि हम चीज देख सकें। इनमें आप क्या करते होते हैं, आपने 3 या 4 मेरे ख्याल से 4 फीचर्स होते हैं आपने देखते होते हैं। आप ये देखते हैं कि पीएच 4 से कम है या नहीं, अगर है तो कितने ड्यूरेशन के लिए है, अपराइट पोजीशन पे कितनी है, फिर आपने साथ देखना है कि पेशेंट को कितने रिफ्लक्स के सिम्टम्स हुए, और जो एक रिफ्लक्स का सिम्टम है वो 5 मिनट से ज्यादा कितने टाइम का। ये सारे फीचर्स होते हैं जो आपने पीएच मॉनिटरिंग पे देखने होते हैं, और ये जितने फीचर्स ज्यादा होंगे आपके GERD का डायग्नोसिस, ठीक है। लेकिन इसमें यह है कि आपने जब भी पेशेंट को पीएच मॉनिटरिंग के लिए देखना होता है तो आपने अपनी पीपीआर बंद करानी होती है फॉर एटलीस्ट 7 डेज। अगर आप 7 डेज के लिए नहीं बंद कराएंगे तो फायदा नहीं है, आपको एक तक का पता नहीं चलेगा। इसको दूर करने के लिए हमारे पास होती है इम्पीडेंस विद पीएच मॉनिटरिंग। ये जो नीचे वाला नजर आ रहा है, ये इम्पीडेंस का कैथेटर है, इसमें 6 सेंसर्स लगे होते हैं जो कि 2 सेंटीमीटर अपार्ट होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसका फायदा ये होता है कि ये जो इम्पीडेंस है वो एचआरएम के साथ भी कर सकते हैं, पीएच के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्योंकि GERD बढ़ा रहे हैं तो इसमें पीएच के साथ। उसमें आप 2 चीजें देख सकते हैं, एक वो पेशेंट जो ऑलरेडी जिस तरह ये पेशेंट था क्वेश्चन में, वो ऑलरेडी पीपीआर ले रहा था लेकिन पेशेंट को सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे थे, उसमें हमारे पास आइडियल क्या है कि हम उसकी इम्पीडेंस में पीएच मॉनिटरिंग कराएं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो वो पेशेंट, हाँ, इसमें देखना होता है कि एसिड रिफ्लक्स कितना है और नॉन एसिड रिफ्लक्स, ये एसिड रिफ्लक्स नॉन एसिड रिफ्लक्स दोनों को भी देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ये कि अगर रिफ्रैक्टरी GERD जिनमें पेशेंट में हो, उनमें हमने जब ऑगमेंट करनी होती है ट्रीटमेंट को, तो फिर हम ये करते हैं कि यार इतना हमने दे दिया है पीपीआर के बावजूद पेशेंट नहीं कर रहा, तो अब अभी पेशेंट के क्या एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, तो फिर उसके लिए देखते हैं। या वो पेशेंट जिनको एटिपिकल फीचर्स आते हैं GERD के, ठीक है, उनमें भी हम देख सकते हैं। अब इसमें यह है कि आपने पेशेंट का पीपीआर बंद कराना है या नहीं। उसमें यह है कि अगर आपने डायग्नोसिस करनी है जिसमें एसिड रिफ्लक्स भी देखना चाह रहे हैं, नॉन एसिड भी देखना चाह रहे हैं, उसमें आप पीपीआर बंद करवाएंगे, ठीक है। लेकिन वो पेशेंट जिनमें आपने सिर्फ देखना है कि इसको रिफ्रैक्टरी GERD है जो ऑलरेडी पीपीआर ले रहा है, ठीक है, उसमें ऑगमेंट करवाना है, या ये है कि आपने देखना है कि नॉन एसिड रिफ्लक्स तो नहीं है, उन पेशेंट्स हैं जिनमें फॉर एग्जाम्पल नॉन एरोसिव GERD होते हैं, फीमेल पेशेंट होती है जिनमें आपने एंडोस्कोपी की होती है, एंडोस्कोपी कंप्लीटली नॉर्मल होती है, GERD है मतलब GERD के सिम्टम्स बता रही होती है, उनमें होता है कि कई दफे एसिड रिफ्लक्स नहीं होता, नॉन एसिड रिफ्लक्स, ठीक है, और नॉन एरोसिव का एपिसोडाइटिस होता है, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने ये देखनी होती है कि ट्रेसिंग आपने ये देखनी है कि पीएच से कम कितनी है और सॉरी 4 से कम कितनी है और 4 से ज्यादा कितनी है। बाकी इधर कवर सारे बस यार मैं वाइंड अप करती हूँ। अच्छा, ये फिर मैं 1 मिनट में वाइंड अप करती हूँ। ये डबल कंट्रास्ट इकोग्राम है, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे एक अल्सर नजर आ रहा है, बड़ा कंसील सा अल्सर नजर आ रहा है। इसके अलावा ये भी लीनियर अल्सर नजर आ रहे हैं, साथ माउंट ऑफ एडीमा है। ये इकोग्राम पे भी आप पेशेंट देख सकते हैं। इकोग्राम हमारे उन पेशेंट में बहुत है जिन्हें माइल्ड मिकोजल एब्नॉर्मलिटीज हैं, कोई रिंग्स हैं, जिसका टाइप ए रिंग होती है, आराम से एंडोस्कोपी मिस हो जाती है, वो आप इस पे देख सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोवोकेटिव टेस्ट करवाते हैं, लेग रेजिंग टेस्ट कराते हैं, वाल्सल्वा मैनूवर कराते हैं, जिससे आप रिसर्च मॉनिटर कर सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे एक पेशेंट है जिसको मिकोजल इरेगुलरिटी भी है, बकलिंग अप ऑफ मिकोजा भी है, ये देखते हैं बड़ा अच्छा सा पता चलता है, बकलिंग अप ऑफ मिकोजा भी है
ल्यूमिनल नैरोइंग है और ये गर्ड का स्ट्रिक्चर है। ये बुक की पिक्चर है जिसमें एक हाइटन हर्निया है, बड़ा ह्यूज साफ, उसके ऊपर एक पेप्टिक स्ट्रिक्चर है और यहाँ पे कुछ थोड़े से ज़रूर डावर्टिकला बने हैं। जो बैरेट में या वैसे में पेप्टिक स्ट्रिक्चर बनता है वो कहाँ पे बनता है? मिड में बनता है, नीचे नहीं बनता। क्यों? नीचे इसलिए नहीं बन रहा होता है कि नीचे जो बैरेट में बैरेट नहीं बता रही हूँ, बैरेट में जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा होता है दैट इज वेरी मच रेजिस्टेंट टू एसिड, तो वो वहाँ पे स्ट्रिक्चर नहीं बनता, स्ट्रिक्चर उसके ऊपर वाला जो म्यूकोसा नॉर्मल होता है वहाँ बनता है, इसलिए मेटासॉफिक होता है। कभी भी बैरेट में आपको नीचे नहीं होता क्योंकि इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया विद गॉबलेट सेल्स इट इज वेरी रेजिस्टेंट टू एसिड, तो जब भी बनता है तो ऊपर पे बनता है, नीचे भी नहीं बनता। अच्छा, ट्रीटमेंट आप ये वाइंड अप करते हैं नॉन प्रिस्क्रिप्शन थेरेपीज हैं जिसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, लाइफस्टाइल में कितने इसके ऑफेंडिंग एजेंट्स हैं, उसमें आपके पास आते हैं कि आपकी फूड है, फूड में जो मतलब चॉकलेट्स आते हैं, टोबैको है, हाई फैट है, इसके अलावा जो सारी ऑफेंडिंग ड्रग्स हैं वो बंद करानी होती हैं। इसके अलावा अपने पेशेंट को क्या कहना होता है कि हेड एंड एलिवेशन करे, एटलीस्ट है ना 6 to 8 इंचेस वो हेड एंड एलिवेट करे। इसके अलावा ये होता है कि आप पेशेंट से कहते हैं कि 3 to 4 आवर्स का गैप रखिए बिटवीन ईटिंग एंड स्लीपिंग। ठीक है, तो ये कुछ है जो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा ओवर द काउंटर मेडिकेशन में क्या आता है कि आपके पास एंटासिड्स आ जाते हैं जिसमें गैवास्कॉन ये सब चीज़ें आती हैं, वो आप दे सकते हैं। फिर आ जाती हैं प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, उसमें आती हैं प्रोकाइनेटिक ड्रग्स, प्रोकाइनेटिक सब आप या गैनाटॉन है, प्राइस है वो आप दे सकते हैं। फिर आप जो ट्रांसिएंट लोअर जो रिलैक्सेशन इनहिबिटर होता है वो क्या होता है? वो बैक्लोफेन है या आर बैक्लोफेन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 mg पे आप दे सकते हैं, फॉर्मेंट भी कर सकते हैं। फिर आपके पास एच रिसेप्टर एंटागनिस्ट है, वो आपको सब पता है। ठीक है, पीपीआईज है, ठीक है, इसमें आजकल डेक्सामेथासोन बहुत ज्यादा अच्छी है, इफेक्टिव है। ठीक है, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, कैसे मैं रिवाइज करवा देती हूँ लेकिन सर के पास टाइम नहीं है। ठीक है, फिर आपको मेंटेनेंस थेरेपी है। मेंटेनेंस थेरेपी में ये है कि लॉन्ग टर्म हम पेशेंट को पीपीआर दे रहे होते हैं या मतलब डॉक्टर दे ही जा रहे होते हैं, मसला ये होता है कि उसको एक टाइम आना चाहिए कि पेशेंट को स्टॉप भी करें। वो पेशेंट जिनको सिम्टोमेटिकली इंप्रूव हो जाते हैं उसमें स्टेप डाउन करें, जो बीडी में ले रहे हैं उनको ओडी में करें, और जो ओडी में ले रहे हैं और पेशेंट सिम्टोमेटिकली इंप्रूव कर गया उसको आप सिर्फ प्रोकाइनेटिक्स पे डालें। ठीक है, या उसको कुछ टाइम का ब्रेक दें। ठीक है, अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म इतना दे रहे होते हैं कि पीपीआर से क्या हो सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस, आयरन डेफिशिएंसी, B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फंडिक ग्लैंड पॉलीपोसिस, हाइपरगैस्ट्रीमिया, 1000 चीजें होती हैं जिन्हें हम इजीली मिस कर लेते हैं। और मोस्ट कॉमनली अगर आप पेशेंट से कहें, अक्सर पेशेंट पीपीआर ले रहे होते हैं और कंप्लेन क्या होती है? मुझे हेडेक हो रही है, तो हेडेक इज अ मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस पीपीआर। 7 पेशेंट, एक मेरा पेशेंट था उसका डायरिया नहीं खत्म हो रहा था, पता चला वो पीपीआर ले, इतने जैसे पीपीआर बंद हुआ उसका डायरिया बंद। ठीक है, तो डायरिया, हेडेक ये बहुत कॉमनली पीपीआर से आते हैं। इसके अलावा इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस वाले पेशेंट्स को भी हम सब पीपीआर दे रहे होते हैं, पीपीआर दे रहे होते हैं। ठीक है, ये सब खराब है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस खुद करवाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से पीपीआर देना चाहिए और लॉन्ग टर्म नहीं लेना चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट है, अब एंडोस्कोपी थेरेपी से फिर खत्म। एंडोस्कोपी थेरेपी पे हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्ट्रेटा प्रोसीजर होता है। डॉक्टर शाह यूसुफ ने पहले बताया कि जितना आरएफए एब्लेशन हम करते हैं डायरेक्ट में एग्जैक्टली वैसा ही है। ठीक है, इसमें भी बलून बेस्ड एक ये कैथेटर है, ये देखिए बलून बेस्ड कैथेटर है। ये हम लोअर इंटरफेरेंस प्रिंटर पे जो मैंने पहले डिजाइन किया होता है वहां पे रखते हैं, और यहाँ के आसपास 5 स्पॉट्स होते हैं, 1 2 3 4 और 5, और ये बायलैटरली होते हैं। ये क्या था? रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन की वजह से जो म्यूकोसल फाइबर्स की डिस्ट्रक्शन होती है, जब डिस्ट्रक्शन हो जाती है उसी में फिर बाद में कोलेजन आता है, फाइब्रोसिस होती है और आपका एलियस स्ट्रेंथन हो जाता है। समझ रहे? मतलब हमने खुद इंजरी क्रिएट की, उसके बाद फाइब्रोसिस होगी, कोलेजन डेपोजिशन होगी और हमारा एलियस स्ट्रेंथन अप हो जाएगा, अब वो बंद हो जाएगा जैसे पहले पैचुलस। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रेटा प्रोसीजर है। फिर हमारे पास आता है टिक प्रोसीजर। टिक प्रोसीजर आजकल बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है बाहर, पाकिस्तान में शायद कोई भी नहीं करता, लेकिन ये क्या होता है? ट्रांस ओरल इंसिजनलेस फंडोप्लाइकेशन। रिसेंटली डॉक्टर आए थे इंडियन से और वो बता रहे थे कि वो बहुत रूटीनली ये टेस्ट करते हैं, और अगर ये पाकिस्तान में हो जाए तो क्या ही बात है। इसमें क्या होता है कि हम एंडोस्कोपिकली फंडल रैप करते हैं ऑलमोस्ट 200 से 300 डिग्री का। ठीक है, ये एक ग्रास्पर होता है, ये एक ग्रास्पर है। इससे आप एक्स्ट्रा जो टिश्यू होता है उसको नीचे लाते हैं और नीचे स्टिच कर देते हैं। ठीक है, या उसको क्या कहते हैं, क्लिप कर देते हैं। ठीक है, इसकी वजह से ये फंडल रैप हो जाता है, लेकिन फंडल रैप जो होता है ये पार्शियल होता है 200 से 300 डिग्री का। ठीक है,
इसके तरह एक वीडियो है, अगर एंड पे अगर हम दिखा दें, अभी मैं जल्दी बताती हूँ। उसके बाद सर्जिकल ऑप्शन है। सर्जिकल ऑप्शन सबको पता है, सबसे पहले है डिस्टेंस फंडल एप्लीकेशन है। उसमें क्या होता है 360 का रैप है। फंडल रैप को पूरा का पूरा हम रैप करते हैं, ठीक है। हम ज्यादातर नहीं कर रहे थे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। सेकंड है आपके पास डॉर। डॉर फंडल एप्लीकेशन क्या होती है, उसमें एंटीरियर फंडल रैप होता है 180 डिग्री का, ठीक है। ये देखिए एंटीरियरली रैप हुआ है, पीछे नहीं होगा ये, ठीक है। उसके बाद आता है टॉपेट। टॉपेट क्या होता है 270 डिग्री का रैप होता है, और ये सारा पोस्टीरियर है, लेकिन पोस्टीरियरली वो रैप होता है फंडल उसके एलियस के गिर्द, ठीक है, लेकिन एंटीरियरली नहीं है। तो क्या हो गया, निसन, डॉर एंड टॉपेट। ये भी वही है, ये निसन है जिसमें पूरा 360 डिग्री रैप है। ये आपका टॉपेट है जिसमें सिर्फ पोस्टीरियर रैप है। एक हेल गैस्ट्रोपेक्टरी होती है, ये हमें सर्जरी वैसे प्रोसीजर में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए। इसमें मीडियन आर्टर लिगामेंट के साथ जो है स्टिच करते होते हैं इंडियन स्लिंग को। फिर ये आता है मैग्नेटिक स्फिंक्टर ओपनिंग डिवाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल बाहर बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होती है, लेकिन इसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। एनीवे इसमें क्या होता है कि सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें होता है कि एक मैग्नेटिक नेकलेस होता है टाइटेनियम बीड्स का, वो हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर पर छोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि इसको ऑगमेंट कर सकें, ठीक है। तो लिंक प्रोसीजर सर्जिकली बहुत कॉमनली यूज होता है, बाहर पाकिस्तान में नहीं होता। हमारे पास है इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन ऑफ एलियस। इसमें क्या करते हैं कि आपका कुछ फूड्स होते हैं वो हम लेप्रोस्कोपिकली या लेप्रोटमी करके, ज्यादातर ऐसे लेप्रोस्कोपिकली हम मस्कुलर स्कॉपियम ऑफ एलियस पे लगा देते हैं, ठीक है। और वो कनेक्टेड होते हैं बाहर की बैटरी से। उस बैटरी को हम चलाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होती है और आपका स्फिंक्टर जो है ना उसकी वो के फाइब्रोसिस होती है और वो ऑगमेंट हो जाती है। ये हम लेप्रोस्कोपिक। कॉम्प्लिकेशंस हैं बहुत सारी हैं, जिसमें डिस्पेडिया, गैस्ट्रोसिनोम है, फेलियर है, रिविजन सर्जरी करनी पड़ती है, मॉर्टेलिटी वुमेन हो जाती है। फिर है मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन के लिए आपके पास ब्लड की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें ब्लीडिंग है, स्ट्रक्चर है, डायरेक्ट एसोफेगस। डायरेक्ट एसोफेगस ऑलरेडी डॉक्टर चार्जेस अपने कवर कर लिया है। स्ट्रक्चर है उसमें जो पेपेट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हम बहुत सारे तरीके हैं, वो डॉक्टर शहजाद बताएंगे। लेकिन इसमें ये है कि हम जो आजकल एंडोस्कोपिकली मैं आपसे बता देते हैं, एक तो सेवरी है जिससे हम सीआरई यूज कर सकते हैं। तीसरा ये कि हम ट्राई एंसिलिनॉन के इंजेक्शन का अलोकॉट कर सकते हैं, या हम माइक्रोमाइसिन है वो इंजेक्ट कर सकते हैं। बाहर में माइक्रोमाइसिन इंजेक्ट होती है, ठीक है। मेरी बहन बाहर होती है, वो पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं कि हम माइक्रोमाइसिन वहाँ पे देखते हैं। हम पाकिस्तान में लेते हैं, हालांकि पाकिस्तान में शादी अवेलेबल है, मैंने देखी थी। इनमें इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बता दें, जो पूछना हो। सॉरी, जिसमें आपने ये देखना हो ना कि जिसमें आपने पहली डायग्नोसिस एस्टैब्लिश करना है, या वो पेशेंट जिनमें एटिपिकल फीचर्स ऑफ GERD है, जिसमें आपने एसिड नॉन एसिड दोनों देखना हो, उसमें आप पीपीआर ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने वो पेशेंट को ऑगमेंट करनी है, उसमें पीपीआर पेशेंट ऑलरेडी ले रहा है, उसमें आप इंटरवेंशन करते हैं, फिर भी देखते हैं कि अब भी फ्लक्स हो रहा है, क्या नॉन एसिड भी हो रहा है, तो फिर आपका नॉन एसिड के लिए देखना होगा। पीपीआर के साथ भी कर सकते हैं, नॉन पीपीआर भी कर सकते हैं, अच्छा ये पार्शियल रिस्पांस के तरह हो गया कि पार्शियल रिस्पांस के इसका मतलब है कि एक्चुअली वाला सप्रेशन और है डिपेंडेंट और नहीं करेंगे रिस्क क्या है कितना क्या है। थैंक यू। शेयर कर देंगे। अभी 1:15 बजे लंच होगा, आपने उनका भी टाइम ले लिए। अभी डॉक्टर शाह यूसुफ एक सिनेरियो उसके बाद डिस्कस करेंगे, फिर इंशाल्लाह 1:15 या 1:20 पे लंच करेंगे। उसके बाद फिर हमारे 3 टॉपिक्स हो रहे हैं।